मलेरिया पैरासाइट स्लग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। तो मलेरिया के बारे में आप लोग लगभग बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें हिंट करना चाहूंगा। अच्छा, पहले बताएंगे कि मलेरिया क्या है, किससे होता है, कोई बताएगा मेरे को? जी सर, एक मादा प्रकार की पैरासाइट एनाफिलीज इन्फेक्शन है जो कि मच्छर मच्छर के हाँ, काटने से एक होता बार है। में एक बार में एक पर्सन, हाँ बताएं। हेलो जी सर, एक प्रकार की पैरासाइट इन्फेक्शन है जो पैरासाइट मच्छर वहन करके चलता है। इन्फेक्टेड मच्छर अगर कोई पर्सन को काटते हैं तो वो पर्सन भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कोई बताएगा? जी सर, गुड इवनिंग मलेरिया रेजी। मादा हाँ एनाफिलीज बताएं। मच्छर के काटने से होता है। यहाँ दो प्रकार की होती है हमारी इंडिया में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीबरम। ठीक है, और फिर कुछ बताएंगे? मलेरिया में ठंडी बद के बुखार आता है, सर में दर्द होता है, जनरल बॉडी पेन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। दादा साहब की आवाज बहुत हल्की आ रही है। तो सर मलेरिया में ठंडी बद के बुखार आता है, सीवियर हेडेक होता है, वो जनरल बॉडी पेन हाँ, होता है, और चैन साइकिल से ठंडी बद के बुखार आता है, जड़ उतार का बुखार रहता है। बिल्कुल आपने सही सीवियरिंग कहा। सीवियरिंग टाइप से भी सेविंग होता है। होती है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट आलसी राइट। प्रारंभ में सीवियर हेडेक होता है। हाँ ठीक, अब इसमें हम थोड़ा देखते हैं, है ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा सा हम उसकी डिटेल जानकारी ले लेते हैं। मलेरिया एक मच्छर जनित संक्रमित रोग है ना, जो ये मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया, ठीक है ना। और ये सिर्फ ह्यूमन नहीं, सिर्फ मनुष्य नहीं, और भी जो वर्टिब्रा एनिमल्स होते हैं, इनमें कशेरुका होती है, बैकबोन जिनमें होती है, उनमें भी ये संक्रमण होता है। मानव मलेरिया के कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार, थकान, उल्टी, सिर दर्द शामिल है। यानी ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमंस को होता है उसमें बुखार, थकान होना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, ये जनरल तौर पर सम्मिलित होता है। अगर यही मलेरिया को देखें कि क्यों ठीक करना जरूरी है, क्या ये सीरियस मैटर है, इसको ठीक करना चाहिए, तो कहेगा, इसका जवाब आता है हाँ। क्योंकि अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके ये मलेरिया बिगड़ जाए, इससे कहते हैं मलेरिया बिगड़ जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो पीलिया यानी जॉन्डिस, एपिलेप्टिक अटैक यानी दौरा, और कोमा यानी अर्ध मृत अवस्था, कोमा मतलब कि कोमा को हिंदी में क्या कहेंगे? बेहोशी। बेहोशी। बेहोशी कहेंगे सर, बेहोश हो जाएगा। हाँ, मूर्छा की अवस्था या बेहोशी कह सकते हैं, मूर्छित सर, मूर्छित होना, ठीक है। या फिर उसकी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें आता है कि हम मलेरिया के पेशेंट को हम प्रॉपर रूप से जांच करें, उसकी पहचान करें और उसको ठीक से ठीक करें, प्रॉपर तरीके से ठीक करें। अन्यथा अगर मलेरिया का कॉम्प्लिकेशंस होगा, मलेरिया अगर गंभीर हो जाएगी या उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आएगी, तो ये क्या पैदा कर सकता है? मलेरिया पीलिया पैदा कर सकता है, उसको एपिलेप्टिक अटैक यानी दौरे पड़ेंगे,
मूर्छित अवस्था में या फिर उसके अंत में मृत्यु भी हो सकती है। इतना ये गंभीर विषय है, इससे कभी भी उसको हल्के में हमें लेकर नहीं चलना चाहिए। इसकी जो प्रॉपर डोजेज है पेशेंट को बताना चाहिए और फिर प्रॉपर डोज देने के बाद से जरूरत पड़े तो समय उसकी फिर दोबारा जांच पड़ताल होनी जरूरी है, अन्यथा पेशेंट पूरी तरह से नहीं ठीक और कॉम्प्लिकेट रहेगा। देखा जाए तो जो एनाफिलीज मच्छर होती है उसके द्वारा फीमेल एनाफिलीज से, है ना, एनाफिलीज जो मच्छर होता है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर या मादा, तो जवाब होगा मादा। फीमेल एनाफिलीज के काटने से ही ये मलेरिया होता है, और जब ये काटेगी तो ऐसा नहीं कि अभी उसने काट लिया और तुरंत मलेरिया के लक्षण आने लगे, ना ना ना, इसको कम से कम 10 से 15 दिन का समय चाहिए सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस होने में। 10 से 15 दिनों के बाद ही बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लक्षण कितने दिनों के बाद प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है काटने के, तो 10 से 15 दिन। ये आप लोग अपने अपने मेमोरी में नोट भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। और अगर इसकी प्रॉपर इलाज नहीं किया जाएगा तो दोबारा ये रिपीट हो जाता है। तो कई लोगों को होता है रिपीटेड मलेरिया होना, बार बार मलेरिया आना। तो ऐसा नहीं कि बार बार मच्छर काटता है तो ही होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से उस पर्सन का इलाज नहीं किया गया है तो उसको दोबारा ये रिपीट हो सकता है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो बार बार जो मलेरिया से ग्रसित लोग आ रहे हैं उनको विशेष तौर से हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका प्रॉपर इलाज हो जिससे उनका रिपीटेशन समाप्त हो सके, पैरासाइट बॉडी से पूरी तरह से फिनिश हो सके। और जो लोग रिसेंट संक्रमित होते हैं, यानी अभी आपके पहचान में कि उनको संक्रमण हुआ था, तो हमके हल्के लक्षणों का कारण बनता है। उनमें प्रॉपर बहुत क्रॉनिक सिम्टम्स नहीं आते हैं, फिर भी उनकी जो सिम्टम्स आते हैं उसके बेस पर उनका जांच कराना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके से इलाज देना चाहिए। और जो लोग मलेरिया के संपर्क में नहीं रहते, यानी एक बार जिसको मलेरिया हो गया और प्रॉपर ठीक हो गए और उनको दोबारा रिपीट नहीं होता, तो उसमें दोबारा उनको उनमें ये सिम्टम्स होता ही महीनों या वर्षों में धीरे धीरे करके वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, मानव मलेरिया प्लाज्मोडियम समूह के एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, यानी जो इसमें पैरासाइट होता है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर पैरासाइट की वजह से होता है। तो यानी मनुष्य में जो मलेरिया होता है वह किससे होता है, तो पहला इसका जवाब होगा पैरासाइट। और वह कैसा होता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं, तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और ये किसके काटने से होता है, तो आएगा जवाब मादा एनाफिलीज, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ठीक है। कैसे होता है, जो मच्छर काटता है तो जो उसके डंक आपके शरीर में चुभोती है, ठीक है, मच्छर, उसमें परजीवी पैरासाइट होता है और जो व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कर जाता है, बॉडी के पर्सन के ब्लड के अंदर ये एंटर कर जाता है और ये सीधे यकृत पर अटैक करता है, यानी लीवर पर अटैक करता है और वहीं पर इसका साइकिल पूरा होता है, ठीक है। और वहीं पर ये जाकर फर्दर फर्टिलाइजेशन करके अपनी फैमिली बढ़ाती है। तो इस तरह से ये व्यक्ति में होता है। और ये किस ग्रुप के होते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ग्रुप के पैरासाइट होते हैं और उनके अलग अलग सब डिवीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लाज्मोडियम के 5 प्रजातियों से ये मनुष्य में संक्रमित होते हैं, ठीक है। इनमें 5 प्रजातियां होती हैं, अधिकांश जो होती हैं वो होते हैं फैल्सिपेरम, उसके बाद से बाइवैक्स, फिर उसका से ओवेला और प्लाज्मोडियम मलेरी वो होती है।
जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है आमतौर पर मलेरिया के हल्के रूप का कारण बनता है। फिर होता है प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये 5 प्रजातियां होती हैं जो मनुष्य के शरीर में संक्रमण फैलाती हैं। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है और इसके कारण ही मौत सबसे ज्यादा होती है। यही ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से लोगों की मौत होती है। और इसके लिए जो जांच करते हैं उसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको स्लाइड पर उसका फिल्म तैयार करते हैं और उसको प्रॉपर विधिवत तरीके से उसका स्लाइड तैयार करके उसकी सूक्ष्मता से जांच करते हैं, माइक्रोस्कोप की जांच करते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि ये मलेरिया से ग्रसित पर्सन है। ठीक है। और इसमें हम 2 तरह के टेस्ट लगाते हैं। एक तो इसमें एंटीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक किट आता है, उससे करते हैं या फिर स्लाइड प्रिपरेशन करके करते हैं। ठीक है। सर अरे शिंदे सर प्लीज माइक म्यूट कर लें। हेलो सर, पेल्सीपेरम को डेंजर क्यों माना गया है? पेल्सीपेरम को डेंजर क्यों माना गया है? इनका जो संक्रमण होता है लीवर के थ्रू ब्रेन में ही अटैक होता है इनका। ठीक है ना। और सबसे कॉमन उससे ही पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए ज्यादा डेंजरस है। और ये इनका जो एपिसोड है ना डेली रिपीट होता है बॉडी में, डेली ये रिपीट होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, उसको ठंड, पहला सिम्टम्स होगा ठंड, उसके बाद से कपकपी लगेगा, उसके बाद से फीवर का आभास होगा। तो लगभग ये 6 घंटे के आसपास तक, 6 से 8 घंटे के आसपास तक धीरे चलता है। तो पहले इसको शिवरिंग या कपकपी लगेगा, उसके बाद से इसको फीवर आएगा और उसके बाद में आखिरी में इसको पसीने आता है, पूरे से पसीना आता है, उससे से फिर इसका बुखार हो जाता है। इसकी वजह से पसीना आने के बाद से उसको फीवर ऑटोमेटिक उसको रिलैक्स महसूस होता है, फिर बुखार से उसको निजात मिल जाती है। इन सारे तीनों स्टेज के साथ साथ इसको भयंकर सिर दर्द होता है, थकान होता है, पेट में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ये खासतौर से होता है। और जो बच्चों में जो ये मलेरिया आता है, इसमें बुखार, खांसी, उल्टी और दस्त बच्चों में खासतौर से देखने को मिलता है। बड़ों में ये सिम्टम्स नहीं भी हो, पर बच्चों में ये खासतौर से सिम्टम्स मिलते हैं। बुखार के साथ खांसी, उल्टी, दस्त रहना। जो रोगी में प्रारंभिक लक्षण होते हैं, यानी इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स आते हैं, सभी मलेरिया पैरासाइट में आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, सर्दी जुकाम का असर दिखता है। और फिर साथ में सेप्सिस कंडीशन पैदा होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस मतलब कि पेट संबंधी तकलीफें होती हैं और वायरल फीवर जैसे स्थितियां बनती हैं। ठीक है। और उसके साथ में सिर दर्द, बुखार, कपकपी, जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द, उल्टी होती है। और ये इसके वजह से हेमोलिटिक एनीमिया प्रोड्यूस होती है। हेमोलिटिक एनीमिया हीमोग्लोबिन का टूट जाना, एनीमिया मतलब खून की कमी। इसमें हीमोग्लोबिन टूटता है और इसके वजह से पर्सन एनीमिक होने लगता है, जिसके वजह से बार बार हीमोलिटिक एनीमिया होने से पीलिया यानी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, पीलिया हो जाती है, यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगता है। अगर यूरिन जांच कराएंगे तो हीमोग्लोबिन मिलेगा। रेटिना भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति की जो रेटिना होती है उसमें भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है और वह डैमेज हो जाती है। और बॉडी में स्पाज्म, ऐंठन, जोड़ों में दर्द जैसे सिम्टम्स रहते हैं। ये इतने सारे लक्षण रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जब हम स्लाइड तैयार करते हैं तो स्लाइड में फैल्सिफेरम का जो रिंग स्टेज है वह ऐसा दिखता है, वाइवेक्स का स्टेज ऐसा दिखता है, मलेरी का ऐसा दिखता है
और ओवल का ऐसा दिखता है। फैल्सीफेरम में रिंग स्टेज में लगता है जैसे एक जगह पर इसका नग हो और पूरी अंगूठी हो, इसलिए इसको रिंग स्टेज कहा गया है। और इसमें भी वाइवेक्स में भी ऐसा लगता है कि ये रिंग है, ये अंगूठी और यहाँ पर एक ऐसा पर स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। मलेरी का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा दिखता है और ओवल का ऐसा दिखता है। फैल्सीफेरम इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्टली कॉमन रूप से पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम, फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स दोनों सबसे ज्यादा कॉमन रूप से पाया जाता है। फिर इसके ट्रोपोजॉइड स्टेज होता है, ये ऐसा दिखता है, इसमें ऐसा दिखता है, इसमें ऐसा और इसमें ऐसा दिखता है। जाइजांट स्टेज होता है, इसमें अलग अलग दिखता है। इस तरह से जब हम स्लाइड बनाते हैं तो अलग अलग स्टेज के आधार पर उसकी पहचान करते हैं कि वह पर्सन फैल्सीफेरम से बीमार है, वाइवेक्स से बीमार है, कि मलेरिया से बीमार है, कि ओवल से बीमार है। मलेरिया ओवल तो रेयर है, फैल्सीफेरम और वाइवेक्स सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है। अब इसमें देखा जाए तो इसका एक स्लाइड तैयार किया गया है। ठीक है, स्लाइड को जब तैयार करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि जब स्लाइड तैयार करते हैं इस टाइप का स्लाइड है तो इनकरेक्ट है, गलत है। इस तरह का स्लाइड मिल रहा है तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। और ये कुछ राउंडेड ये जगह पर इकट्ठे रहते ये भी गलत है। इसका जो स्लाइड होता है टंग सेपेड यानी जुबान होती है, देखना कि ऐसे ये स्ट्रक्चर बनता है। ये तो स्लाइड बनाते हैं तो ये जो प्रॉपर स्लाइड बनती है करेक्ट। तो स्लाइड इस तरह का भी नहीं बनना चाहिए, स्लाइड इस तरह का भी नहीं बनना चाहिए, स्लाइड इस तरह का नहीं बनना चाहिए। स्लाइड बनना चाहिए ऐसा टंग सेपरेट, जुबान के जैसा, यहाँ से चौड़ा और धीरे धीरे आगे जाकर पतला होने से स्लाइड ऐसा तैयार होता है। ये सही स्लाइड तैयार होता है। इसमें स्लाइड बनाने के लिए अब प्रॉपर तरीके से हम अपने हाथों को क्लीन अप कर लेंगे, ठीक है। और रोगी की ब्लड लेने समय हमें ध्यान रखना है, उसको बताना है कि हम आपका ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ये टेस्ट के लिए चाहिए। और उसको एक साफ सुथरे कांच ग्लास पर उसको हम ब्लड एक जगह पर एक किनारे पर यहाँ ले लेते हैं, यहाँ उसकी कुछ बूंदे ले लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से स्लाइड पर ले लेते हैं, ठीक है। दो से तीन बूंदे उसकी ले लेते हैं और उसको स्लाइड के लिए तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद से उसमें ये स्लाइड तैयार करने के लिए उसको हम करते हैं डिहाइड्रोजिनेट करते हैं, मतलब कि उसमें डी हीमोग्लोबिनेज करते हैं, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन को ब्लड में से निकाल लेते हैं। स्लाइड तैयार करने के लिए उसमें से हीमोग्लोबिन को ब्लड में से हटाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड थीन ब्लड स्मीयर है, इस तरह से ये स्मीयर तैयार होता है। इसमें हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके उसको डाइल्यूट करके हटा लेते हैं, उसको धीरे धीरे इस तरह से डाइल्यूट करते हैं कि उसको डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते रहते हैं, जिससे कि वह हीमोग्लोबिन हट जाए और हमारा एक्सेप्ट हीमोग्लोबिन ब्लड हमारा रह जाए। और उसके बाद से दूसरे आपके ग्लास स्लाइड्स इस पर लेकर ऐसे सही से ऐसे आगे सरका देते हैं। सरकाने से ऐसे स्लाइड करने से क्या होता है, ये टंग से भी स्टेनिंग बन जाती है। और उसमें जब उसमें हीमोग्लोबिन हट जाता है तो उसके बाद से ध्यान रखना चाहिए कि उसको उसकी फिल्म को थीन पतला बनाना, ना कि बहुत मोटा बनाना।
और उसको स्लाइड बनाने के लिए, स्टेन करने के लिए कांच के रॉड को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इस पर हम कम से कम 10 से 12 लिस्मेन स्टेन डालते हैं, मैंने डाई डालते हैं, लिस्मेन स्टेन डाई डालते हैं और उसके ऊपर से तो हम लगभग उसका कवर सभी से भरते हैं। अच्छा ही है, थोड़ा सा 10 से 12 पॉलिसी बूंद इसको मतलब। लिस्मेन स्टेन डालने के हाँ? बाद से उसको धीरे से ऐसे अच्छा मिक्स कर और दूसरे ग्लास स्लाइड को आगे स्लाइड कर देते हैं, जिससे कि यह कम सेपेड स्ट्रक्चर बन सकता है। उसको से फिर उसको कवर ग्लासेस को कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद से फिर उसके बाद से फिर धीरे धीरे उसको हल्का सा डिस्टिल वाटर इसमें डालते हैं कि उसको थोड़ा से एक्स्ट्रा पूरा सा क्लीन हो जाए। और क्लीन करने के बाद से उसको 10 मिनट से 10 से 15 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। छोड़ देने से वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर इसको हवा में सुखा लेंगे और उसको फिर से माइक्रोस्कोप पर रखकर उसको हम उसको जांच करेंगे। और उसमें हम इस बात का इसलिए ध्यान रखते हैं कि इसमें आरबीसी को अलग करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैक्सिमम आरबीसी अलग हो जाने से कहा कि हम प्रॉपर से हम उसको डाइट को हम देख पाते हैं। इस तरह से ये मलेरिया पैरासाइट का डाइट तैयार करने की विधि है। और इसको आपको बता ही दिया कि रिंग स्टेज दिखे, ट्रोफोजॉइड स्टेज दिखे, साइजार्ट स्टेज दिखे, गिमेटोसाइट स्टेज दिखे और इनके स्ट्रक्चर के आधार पर इनको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और उसका रिपोर्ट बना लेते हैं। ये आप लोग को समझ आ गया? आप लोग को यस सर। ठीक है ना? क्योंकि चूंकि प्रैक्टिस की बात है, ये प्रैक्टिस करने से आता है। सुनने से दिखता है आसान है कि बस ऐसा बन जाएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं सर, इसको माइक्रोस्कोप में कितना एक्स पे देखेंगे? हाँ, ये आपने सवाल किया। और इसमें याद नहीं मेरे को। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड उसका जो लेंस जूमिंग होती है, वो मैं आपको देख बताऊंगा, दिमाग में नहीं इसमें। ठीक है ना? सर, स्कैन करने पर ये पैरासाइट में अलग अलग कलर की दिखाई देंगी क्या? हाँ, ये जब स्टेन करते हैं तो अलग अलग कलर की स्टेन हो जाती है, चारों अलग अलग कलर की स्टेन होती है। ठीक है ना? सर, क्योंकि जैसा आपको ये स्लाइड में दिख रहा है ना, सेम वैसा ही आपको वहां पर जो आप प्रिपरेशन करते हैं स्लाइड को, तो उसमें ही ऐसा ही दिखता है। इसमें कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखते हैं। इसी से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा फैलेसिपेरम वाइवेक्स मलेरिया है और ओवल है। ठीक है ना? जी सर। अब हम आते हैं ब्लड शुगर को देखना। ब्लड शुगर कैसे देखते हैं? तो ब्लड शुगर कैसे देखते हैं मैंने आप लोग को बता दिया पहले, आई थिंक याद है आप लोग को? यस सर, बता दिए। हाँ, तो उसको फिर मैं यहाँ रिपीट नहीं करता हूँ। तो ब्लड शुगर इंस्ट्रूमेंट आता है और कैसे देखते हैं मैंने आपको बता दिया। और उसका नॉर्मल रेंज बता दिया। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ब्लड शुगर पर। मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, है ना? तो वो फिर ये, ठीक है ना? ये लेंसेट है जिसमें कि हम गन कहते हैं और ये निडल है। निडल को गन के अंदर हम डालते हैं और
तो स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। ठीक है ना। ये शुगर इंस्ट्रूमेंट है, पहले भी दिखा चुका हूँ, इसे निकाल तो मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा जल्दी से। ये शुगर इंस्ट्रूमेंट है और ये वाइल है, इसमें स्ट्रिप आता है, वाइल को ओपन करते हैं, स्ट्रिप को लेते हैं, स्ट्रिप इस तरह से आता है। ये इस देखेंगे ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, ये टिप यस गोल्डन सर। कलर का दिख रहा है, ठीक है। यस अब सर, दिख रहा है। और हाँ, इसको थोड़ा सा और नजदीक ला के देखता हूँ। सर क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ सर, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। इसमें एक दिखाना चाहूंगा ये कि इसमें एक कैपिलरी होता है ना, सूक्ष्म होल होता है इसमें, ठीक है। उससे ये ब्लड को सक कर लेता है, ठीक है ना। और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये चिप देख रहे होंगे, चिप दिख रही है आप लोग को? जी सर। हाँ दिख रही है। यस सर। ये चिप दिख रहा है ना। चिप में ही जो भी ब्लड लेते हैं उसकी मेमोरी चली जाती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ये चिप में मेमोरी चली जाती है और यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले हो जाता इसमें इसमें हम इंसर्ट करते हैं, ये चिप वाले पार्ट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। और गोल्डन वाले पार्ट को ब्लड लेने के लिए रखते हैं। तो जैसे ही हम चिप वाला पार्ट यहाँ इंसर्ट करेंगे, ये देखिए ये ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और इसमें ब्लड लेने का इंडिकेशन दे रहा है कि ब्लड सक कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है आप लोग को? यस सर। इंडिकेट करा कि इसमें ब्लड सक किया जाए। और जब यहाँ ब्लड हम देते हैं तो यहाँ रीडिंग देते हैं, और इसके लिए हम यही करते हैं। ये हमारा गन है, ये हमारा नीडल है, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, इसको लोड करते हैं और इस सील को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद से इसको हम लगा देते हैं और इसको यहाँ पर हम पुश करते हैं और फिंगर पर रखकर इसको यहाँ पर ट्रिगर से ट्रिगर टॉप है और यहाँ से हम ट्रिगर करते हैं, और जो ब्लड आता है उसको फिर हम इस पर रखकर चेक करते हैं, ठीक है। ब्लड आता है, ब्लड को रखा और इस पर चेक किया, जो रीडिंग आता हम उसको रीडिंग ले लेते हैं। इतना प्रोसेस समझ गए आप जो अभी कह रहे थे? आप कोई आपने कह रहे थे ना? यस सर, प्रोसेस समझ में आ गई। बस एक छोटी सी और जानकारी चाहिए थी कि इसका ह्यूमन बॉडी में शुगर का नॉर्मल रेंज कितना है और सीवियर कंडीशन क्या हो सकती है? ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है फास्टिंग 70 to 110 है, ठीक है ना। 70 to 110 है, और खाने के बाद पीपी आती है 140 तक, और उसके बाद से जो रैंडम 150 तक मानी जाती है। सर रिपीट कर दे एक बार। हाँ सर शुगर के परहेज क्या भाई रेंज तो जान लो पहले। रेंज जान लीजिए, ठीक है। फास्टिंग 70 to 110, ओके सर, क्लियर है। ठीक है।
और खाने के बाद से होती है 140 तक। सर इसके परहेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं खाना चाहिए शुगर में? फिर वही यार, सीवियर कंडीशन तो पहले जान लो भाई। हाँ ठीक है भाई। जब ये 550 से ऊपर ये मान चलिए बहुत सीवियर कंडीशन है, ठीक है ना। 250 के बाद भी इसमें पर्सन को अलार्मिंग रहता है कि बहुत सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। 550 ऊपर जाने पर सीवियर कंडीशन होती है, इसमें इंसुलिन लगानी पड़ती है। फिर इसमें ग्लूकोमेट, ये सब तमाम आपकी जो एलोपैथिक दवाएं आती है उससे काम नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, और आपने पूछा परहेज। जो शुगर कंटेंट रखते हैं, जिनमें शुगर कंटेंट होता है, चॉकलेट, मिठाइयाँ, ये सब चीज को सख्त रूप से अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स। सर चावल से भी होती है क्या वो, मतलब ज्यादा बढ़ती है क्या चावल से भी, चावल खाने से? हाँ, चावल खाने से भी शुगर बढ़ता है। अच्छा। रोटी भी, गेहूं का आटा भी खाने से उससे शुगर कंटेंट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो उसमें हमारे को खास तौर से ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए, लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। रिच प्रोटीन डाइट, लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट होना चाहिए, जिसमें कि अगर खाना है तो उसमें अंकुरित चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अंकुरित चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे तो उससे हमको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अनाज में गेहूं, चावल को कम इस्तेमाल करें, सैलेड ज्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिसमें शुगर कंटेंट कम होता है, इसमें केला विशेष तौर से अवॉइड करना चाहिए, तो शुगर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। बाकी मोस्टली सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और मेरा तो यही ओपिनियन है कि फ्रूट्स लेना चाहिए। सर शुगर कम क्या हो जाता है एक किसी पेशेंट को? हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से शुगर कम हो जाता है, ठीक है ना। वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रहते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशन, उसमें शुगर लेवल कम हो सकता है। कम सर मार सर माड़ को पसा के, चावल को मतलब पसा के उसका पानी निकाल के चावल खाएं, तब भी शुगर बढ़ेगा क्या? नहीं, तब शुगर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा करने से शुगर नहीं बढ़ेगा। इसलिए शुगर पे चावल में उसका स्टार्च खत्म हो जाता है क्या? वो पसाने से उसका स्टार्च खत्म हो जाता है, इसलिए पेशेंट को पोहा लेने का कहा जाता है ना। पोहा में स्टार्च नहीं होता। सर एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन शुगर में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो कितना अंतराल रखना पड़ेगा सर? देखिए, होम्योपैथिक में तो मेडिसिन का बहुत सारी मेडिसिन है ना, और होम्योपैथी में जो दवा है टंग पर, जुबान पर काम करती है, पेट में जाकर पचने से काम नहीं करती। एलोपैथिक जो ड्रग्स होती हैं उसको लेते हैं, पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद से काम करता है। तो दोनों में 10 से 15 मिनट गैप से भी आप ले सकते हैं। सर दोनों इलाज साथ साथ कर सकते हैं, एलोपैथी और होम्योपैथी? देखो, सिद्धांता तो नहीं कर सकते, सिद्धांता नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी दवा काम करेगी कैसे पता चलेगा। और एलोपैथी में जो ग्लूकोमेट होता है, ये सब जो सर आवाज नहीं आ रही किसी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस क्लियर है। क्लियर है जी सर, क्लियर है। हाँ, थोड़ा स्लो है सर, आवाज स्लो है थोड़ा सा। ठीक है। तो जो
सर आयुर्वेदिक और एलोपैथी ले सकते हैं क्या साथ में? ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। इसमें कितना अंतर रहेगा सर? देखिए वही 15-20 मिनट का गैप रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं भी जाकर पहले डाइजेस्ट होती हैं फिर काम करती है, पर होम्योपैथिक दवाएं तो टंग पर सीधा काम करती हैं। तो पहले आयुर्वेदिक दें कि पहले एलोपैथी? देखिए मैं तो कहता हूं कि ये बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक सी बात है कि कोई सर्दी जुकाम नहीं है। जी जी। नहीं क्या है सर, हम आयुर्वेदिक करते हैं तो अब एलोपैथी वाले पेशेंट आते हैं कि जो पहले से ले रहे हैं तो पूछते हैं कि हम वो एलोपैथी दवाई ले कि बंद कर दें। अगर वो बंद करते हैं तो शुगर बढ़ती है, और अगर दोनों लेते हैं तो फिर जल्दी कंट्रोल में हो जाती है। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अपन साथ में अगर देते हैं तो पहले अपन कौन सी दवाई दें? पहले एलोपैथी दें, साथ में उसके बाद आयुर्वेदिक दें। जी नहीं तो आयुर्वेदिक सर पुड़िया वाली जो रसभस में होती है वो खाली पेट दी जाती है। जी। अब देखिए आयुर्वेद का जो भी वहाँ सिद्धांत लागू होता है उसको तो आप उसको करेंगे, है ना। जी। और एलोपैथी का तो है कि खाने के खाली पेट नहीं देना चाहिए। जी जी। ये तो शुगर का लेवल बहुत तेजी से डाउन चला जाएगा, उसको फिर वही उल्टी और चक्कर आना, घबराहट सब चीज होने लगेंगी। जी जी सर। तो ये एक मान के चलिए कि एक ऐसी बीमारी की हम चर्चा कर रहे हैं जिस पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन जाकर क्या करता है ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और शुगर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिससे कई कॉम्प्लिकेशन व्यक्त होते हैं, जैसे न्यूरो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डाइजेशन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हार्ट इम्यून डिजीज हो सकता है, उसके साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कुछ लोगों के साथ सिंपल शुगर होता है। जी। तो जो कॉम्प्लिकेशन के साथ शुगर रहेगा उसमें अकेला शुगर की इलाज करने से पर्सन का शुगर कंट्रोल नहीं होगा, तो उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसकी भी इलाज करेंगे जब जाकर उसकी शुगर और प्लस जो कॉम्प्लिकेशन से वो ठीक होगा। क्योंकि शुगर के पेशेंट में नेफ्राइटिस और कार्डाइटिस यानी हार्ट की बीमारी और किडनी की बीमारी होना बहुत कॉमन है। जी। इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस शुगर मरीज को हम देख रहे हैं उसका हार्ट और किडनी का भी प्रॉपर हमारे को जानकारी रहना चाहिए, ठीक है ना। सर जैसे आपने बताया कि 72 पर शुगर नॉर्मल होता है, 70 से 110। अच्छा 70 से 110 तक जी। और सर खाना खाने से 140 तक, तो इसमें सर जैसे शुगर वाला स्टार्च वाला खाना नहीं खाएं फिर कैसे हो जाएगा 140 तक? मतलब सर जैसे आपने बताया कि नॉर्मल 72 से 110 तक होता है, 70 और 70 TO2 है। हाँ सर तो मतलब 72 से 72 से 70 से 70 भाई से 70 से 110 तक। हाँ 70 से 110 तक नॉर्मल रेंज। 70 से 110। और खाना खाने की बात कितना होता है? 70 से 140। तो भाई तो बोल रहा हम जैसे खाना में ये अपन ने शुगर वाला खाना नहीं खाया, स्टार्च वगैरह नहीं खाया, तो ये कहाँ से बढ़ गया फिर? इसका कोई जवाब देगा? यस सर मैं दे सकता हूँ। शुगर तो रहेगा ही सर, सब्जी में खाना ऐसे कोई भी बिना शुगर वाला तो खाना रहेगा नहीं। चावल कितना भी खाएंगे लेकिन उसमें तो शुगर रहेगा ही सर। सर थोड़ा बहुत तो शुगर नहीं होता उसमें, इसलिए बढ़ जाती है खाना खाने के बाद। मंसूरी जी कुछ कहना चाहते हैं। मंसूरी जी क्या कुछ कह रहे हैं आप? मेटाबॉलिज्म के कारण सर। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो जो बेसिक बात है, हमारी बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है? खाना खाने से नहीं मिलती है। हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के बनने से, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ भी खा रहे हैं उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एक प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहे, ब्लड के थ्रू और सेल्स तक जाता रहे प्रॉपर तरीके से,
तो हमारी बॉडी में शुगर यानी ग्लूकोज का मात्रा मेंटेन रहता है। लेकिन जो पैंक्रियाज में इंसुलिन को सीक्रेट करने वाली लैंगरहैंस की दीपिका है ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, वह अगर प्रॉपर रूप से उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे, बॉडी में सेल्स तक उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दें, ब्लड में ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, उससे कहते हैं शुगर होना। राइट सर। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये जो 10 साल से नीचे के बच्चे जितने भी होते हैं 10 से 1 तक के, उनमें शुगर लेवल सेम रहता है या मतलब अलग रहता है? नहीं, सब में एक ही रहेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है सर, सब एक जैसा रहेगा, 0 से लेकर 100 ईयर्स। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी हेलो हेलो। हाँ पहले कोई मंसूरी जी। हेलो, अरे कृष्णा कुमार, आप थोड़ा सा म्यूट तो हो जाइए। सर मैं तो म्यूट ही हूँ। कहाँ दिखा रहा है अभी अनम्यूट? हेलो। हाँ सुदोष जी पूछे। हाँ सर, मेरा थोड़ा टॉपिक से एक सवाल था आज का टॉपिक से। जैसे कि सर फीवर आने के बाद डॉक्टर लोग ज्यादातर सीबीसी और वीडल टेस्ट करवाते हैं, तो इसमें क्या कुछ सिम्टम दिखते हैं क्या? मलेरिया टेस्ट बहुत कम ही कराते हैं, तो इसमें कुछ ये दोनों टेस्ट में कुछ मलेरिया की सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्या? देखिए लैक ऑफ नॉलेज है तो मैं क्या करूं। सिम्टम्स अगर मलेरिया का है तो विड्रॉल कराने का क्या लॉजिक है? नहीं सर, ज्यादातर देखा गया ब्लड टेस्ट की गरज पड़े तो वीडल और सीबीसी है, दोनों चेक ही ज्यादातर कराते हैं। अब जिसको इतना ही ज्ञान हो तो उसको मैं क्या जवाब दूं? प्लेटलेट कम हो गया तो फिर वो मलेरिया और उसके ऊपर डेंगू पे इंगित करता है, इसलिए सीबीसी करवाते हैं और विडाल। अभी तो अरे ऐसा नहीं है, मलेरिया में तो प्लेटलेट कम नहीं होता करती हैं सर। मलेरिया अगर रहा तो प्लेटलेट कम नहीं होता, प्लेटलेट सिर्फ डेंगू से ही कम होता है। नहीं फेल्सीबरम से भी कम होता है ना, वायरल बुखार से भी होता है। जी, फिर अगर प्लेटलेट कम हो गया तो बाद में फिर मलेरिया की टेस्ट करना चाहिए कंफर्म करने के लिए, ऐसा है? वो ऐसा हो सकता है, मलेरिया के मेडिसिन तो वो सिम्टम्स के आधार पर दे देते हैं, उसके अलावा और कुछ तो नहीं है, ये देखने के लिए करवाते होंगे। नहीं देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए आप लोग। जी सर। सर को डिस्टर्ब, हर ठंड देकर आने वाले बुखार को मलेरिया नहीं कहते। इसलिए जब मलेरिया में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 2 शब्द कही थी, फ्लू के सिम्टम्स या वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। फ्लू में भी सर्दी जुकाम बुखार और वायरल में भी सर्दी जुकाम बुखार। तो फ्लू में इस्नोफिल्स काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से CBC-SR का मतलब होता है कि उसमें हम इस्नोफिल काउंट देख लें, WBC काउंट देख लें, हीमोग्लोबिन देख लें, RBC देख लें खासतौर से। फिर उसके बाद से जो मलेरिया PS/MP करते हैं उसमें मलेरिया पैरासाइट है या नहीं है उसको जानने के लिए। तो जनरली जो कॉमन उसमें बुखार आता है ठंड सर्दी जुकाम के साथ आता है, और उसमें भी सिर दर्द ये सब बॉडी पेन भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर क्या होता है कि अगर वह जो आपने अपना हाइपोथेसिस बना ले, अपना ही विचार बना ले कि भाई इसको हम मान लेते हैं कि मलेरिया का क्विनैन मेडिसिन देनी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता उस डॉक्टर के लिए। अदरवाइज प्रॉपर तरीके से जो डिजीज है उसको डायग्नोज किया जाए। मैंने आपको मलेरिया बताया था, मलेरिया डायग्नोज करने का तरीका, न कि डॉक्टर ने क्या जांच लिखा और ये क्यों करवा लिया, CBC और विडाल करा लिया, ये नहीं कहा मैंने। विडाल मतलब होता है टाइफाइड की टेस्ट, मैंने टाइफाइड के लिए हम टेस्ट करा रहे हैं। और टाइफाइड का जो फीवर होता है सुबह में थोड़ा सा कम रहता है, 99 के आसपास रहता है, और शाम होते होते 103-104 तक
चला जाता है। मोस्टली विडॉल में ही होता है। मलेरिया में होता है जो हेल्सिफ्लोन था, शाम को 3-4 बजे के आसपास हल्का हल्का उसको ठंड लेना शुरू हो जाता है। 6-7 बजे तक उसको अच्छा खासा फीवर आने लगता है और लगभग 9-10 बजे तक उसको बहुत सारा पसीना आता है और बुखार टूट जाता है। ये मलेरिया में होता है। ठीक है सर मेरे 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है। सर प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो बेबी पर कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं, देखिए वह जो शुगर बढ़ता है उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से रहता है ना, तो उस बेबी पर उतना, पर वह कब तक है, मतलब कि एक कंडीशन है, उस कंडीशन तक तो ठीक है, पर पेशेंट को शुगर है तो बच्चे को देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से उसका शुगर कंट्रोल है। तो क्या होगा कि उस बच्चे को जो ब्लड जा रहा है माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से, उसमें शुगर की जो उसमें ब्लड में जो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहेगा बल्कि शुगर का कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो बच्चे के मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करेगा। बच्चे को अंदर ही अंदर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। सर प्रेगनेंसी में शुगर लेवल को मेंटेन या कंट्रोल कैसे रखा जाता है? देखिए वो तो शुगर की दवा चलेगी और साथ में उसको डाइट मैनेजमेंट देखना पड़ेगा और उसको प्रॉपर हिसाब से टेस्ट कराया जाए। उसमें शुगर सेंसिटिव, इसमें जो शुगर टेस्ट जो होता है उसमें प्रॉपर तरीके से उसको करा कर देखा है कि वो पेशेंट को शुगर है या फिर किस वजह से बढ़ा हुआ है। जी थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ पूछिए, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार विडाल आ रहा है पेशेंट को और उसको कोई ना बुखार है ना कुछ है, तो ये किस कारण से आती है बार बार विडाल? पोस्ट टाइफाइड जो सिम्टम्स होते हैं एक लंबे समय तक कई बार चलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग में देखा गया कि जिनको 1-2 केस मेरे पास भी रहे हैं जिसमें देखा कि उसमें पेशेंट को टाइफाइड वैक्सीनेशन करने के बाद भी उसमें विडाल के सिम्टम्स एक लंबे समय तक आते रहे। कई बार 6 महीने से लगभग 1.5 साल तक ये सिम्टम्स आते रहते, फीवर नहीं होने के बाद भी, और अपने आप ये बाद में ग्रेजुअली रिलैप्स कर जाते हैं। तो उसको कोई मतलब बीमारी नहीं है फिर? नहीं, कोई डिसीज नहीं। तो सर उसका फिर ट्रीटमेंट किस टाइप से, मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए उस पेशेंट को? बीमार नहीं तो क्यों उसको ट्रीटमेंट देंगे? उसको छोड़ दे, उसकी खुद बॉडी उसकी इम्यून सिस्टम अपनी मेंटेन कर लेगी। सिम्टोमेटिक के आधार पर भी तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है जी सर। जैसे उस व्यक्ति को अगर टाइफाइड नहीं है और मतलब उसमें जो विडाल टेस्ट में बता रहा है, अगर उसको मतलब उसके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि टाइफाइड पे जब सिम्टम्स नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट क्या देंगे? आपने सिम्टम्स पाया नहीं ना, आपने सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाया, सिम्टम्स तो था ही नहीं कुछ। जी सर। ओके सर 120 तो हमेशा रहता है ना जी? 120 तो हमेशा रहता है? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा रहता है ऐसा नहीं। सीरम मलेरिया पॉइंट ज्यादा कम करता है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है चंद्रशेखर जी। हेलो सर, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा कभी कभी घट जाते हैं। देखा गया है कि इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई पेशेंट को दिखा गया जो डब्ल्यूबीसी घट गया है, तो ये कैसे होता है, किसके कारण होता है? ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन है। मतलब कि कोई इन्फेक्शन अगर हुआ तो डब्ल्यूबीसी तो बढ़ना चाहिए। सर जैसे डेंगू में है सर जैसे डेंगू में ऐसे डब्ल्यूबीसी डाउन हो जाता है ना।
भाई साहब सर सभी के क्वेश्चन खत्म हो गए सर अब। सर मैंने हेलो चलेगा क्या सर? हाँ बोलिए। ये जो बिडाल बार बार आता है तो मैंने थोड़ा इसमें अनुभव लगाया। ये बिडाल बार बार आने का मतलब है कि इंटेस्टाइन में हमारे कुछ ना कुछ कमी है, इस कारण से आता है। क्योंकि मैंने एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी कराया था तो फिर उसमें मुझे पूरी जानकारी मिली थी, वो उसको 6 महीने से बराबर बिडाल आ रहा था। ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखिए, बिडाल टेस्ट में क्या होता है, जब पोस्ट टाइफाइड कॉम्प्लिकेशंस में रहता है, ये सिम्टम्स धीरे धीरे कर 6 महीने से लेकर 1.5 साल में जाते हैं। ठीक है ना? हाँ ओके। हेलो सर, किसी टाइफाइड में शुगर लेवल बढ़ जाता है? नहीं, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बढ़ सकता है ना, क्योंकि टाइफाइड में भी जो आपने जो कहा वह उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। लिवर को इफेक्ट कर दिया है तो लिवर इफेक्ट होगा तो मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें भी इंसुलिन शुगर लेवल बढ़ सकता है। और किसी तो सर टाइफाइड ठीक होने के बाद नॉर्मल हो जाएगा? होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। टाइफाइड ठीक हो तो उसका देखिए जाकर कि नॉर्मल है कि नहीं है, नहीं तो फिर उसमें कोई ना कोई पैंक्रियाज या चाहे लीवर में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया उसके वजह से, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से। हम कितना 4 साल तक लगे पेपर नहीं होगा फिर जनवरी फरवरी। WBC काउंट जिसको पूछा था कि WBC काउंट कम होने से क्या होता है, तो जिनको बोन मैरो की कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उनमें WBC काउंट कम होता है। और मल्टीपल मायोलोमा जिनको होता है उनमें भी WBC काउंट ये कम हो जाता है। ठीक है ना, बोन मैरो के डिजीज में WBC काउंट कम हो जाता है। मनीषा साहू माइक म्यूट करे। मनीषा साहू काय के लिए खोल देते हैं। बोन मैरो डिजीज में WBC काउंट कम हो जाता है। ठीक है ना जी सर। सर डेंगू में कम क्यों हो जाता है? भाई डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं। प्लेटलेट कम होता है, WBC का ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें। दूसरा क्या बताया? बोन मैरो डिजीज और दूसरा सर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाते हैं। जैसे 5 से 11 होते हैं वैसे 2.5-3 तक भी चले जाते हैं। 4 से 11 होते हैं ना। लेकिन इससे डाउन भी चले जाते हैं सर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मिला के। हाँ, जब WBC काउंट कम हो जाता है उसको लेते हैं, उस कंडीशन कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हम सेशन खत्म करते हैं, फिर कल हम फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।